डियर स्टूडेंट्स ऑफ LLB सेकेंड ईयर, जैसा कि आपको पता है सेकेंड आर्टिकल 21 पे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। 21 का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसके 3 एलिमेंट्स हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, और उसमें से पहला था राइट टू लाइफ, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ दिस इज टर्न फॉर राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और थर्ड वन इज ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आज हम पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। इसमें क्या इसकी मीनिंग है, कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन किया है, और इसके कारण क्या चेंजेस 21 के डायमेंशंस में आए हैं। तो सबसे पहले ये देखें आप स्लाइड में, द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी वॉज फर्स्ट इंटरप्रिटेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस की चर्चा हमने राइट टू लाइफ में भी की थी, ये बताने के लिए कि खड़क सिंह के केस से पहले AK गोपालन का जो जजमेंट था बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया था, और राइट टू लाइफ मीन्स केवल जीवन जीने का अधिकार था। लेकिन फर्स्ट टाइम खड़क सिंह के केस में कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ मीन्स नॉट जस्ट लाइक एनिमल्स लाइफ, बट लाइफ विद अ मैन ऑफ डिग्निटी। और इसमें भी पर्सनल लिबर्टी के मामले में भी AK गोपालन के केस में बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था, और उस वक्त इसका मतलब सिर्फ फिजिकल लिबर्टी से, बॉडी की फिजिकल लिबर्टी से लगाया गया था। एज पर्सनल लिबर्टी मीन नथिंग मोर देन द लिबर्टी ऑफ द फिजिकल बॉडी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यानी किसी व्यक्ति को गलत ढंग से कन्फाइंड न किया जाए, उसको प्रतिरोध न किया जाए, और उसको गलत ढंग से जेल में न भेजा जाए। बस इतना ही अर्थ था पर्सनल लिबर्टी का। केस जो AK गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया था 1950 में। तो इन द सेंस इट वाज अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 in respect of right to life in Kharak Singh case and right to personal liberty in in case one AK Gopalan case in terms of right to life and personal liberty both. तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में बड़ा चेंज आया। द कोर्ट्स अप्रोच वाज वेरी नैरो इन दिस केस एंड दे टुक अ लिटरल व्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी। तो इस तरह से उन्होंने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका बहुत ही लिटरल मीनिंग लिया, एंड हेल्ड सिंस द पर्सनल लिबर्टी क्वालिफाइड द वर्ड पर्सनल which was a narrower concept, the expression personal liberty did not include all that was implied in terms of liberty. तो केस AK गोपालन के केस में क्या कह के इसको नैरो किया कि लिबर्टी के साथ पर्सनल लगा हुआ है, यानी ये केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, और इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने को स्वतंत्र रख सके। तो बिना किसी इस्टेब्लिश प्रोसीजर के उसको स्वतंत्र रहना ही पर्सनल लिबर्टी का मतलब है। इसके बाद फिर वही खड़क सिंह का केस आता है, जिसमें कि वहां पर राइट टू लाइफ में उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट लाइक एनिमल। तो उसी केस में पर्सनल लिबर्टी के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट का व्यू था। 6 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट फॉलो द अबव रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म, जैसा कि AK गोपालन में किया गया था उसको फॉलो नहीं किया, एंड हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी वाज नॉट लिमिटेड टू बॉडीली रेस्ट्रेंट ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ द पर्सन ओनली। यानी इसका अर्थ केवल शरीर को किसी कन्फाइनमेंट से, किसी रेस्ट्रेंट से सिर्फ बचाना तक सीमित नहीं है, बल्कि कोर्ट ने क्या कहा, पर्सनल लिबर्टी इज यूज्ड इन आर्टिकल 21 एज ए कंपेंडियस टर्म टू इंक्लूड within itself all the varieties of rights which go to make up the personal liberty of a man other than those dealt with in several clauses of article 91. तो इन्होंने ये कहा कि इसमें वो सारे अधिकार सम्मिलित हुए जो कि 19(1) में कवर नहीं होते हैं। यानी 19(1) के जो राइट है वो तो है ही, उसके अलावा वेराइटी ऑफ राइट्स जो है वो पर्सनल लिबर्टीज के अंतर्गत
कवर होते हैं। While Article 91 deals with particular species or attributes of the freedom, personal liberty in Article 21 takes in and comprises the residue. तो एक तरह से ये कहा कि जहां 19(1) में जो अधिकार दिए गए वो बहुत ही पर्टिकुलर या खास अधिकार है फ्रीडम के लिए, लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि वो अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है, बल्कि उसके अलावा वो सारे अधिकार 21 में सम्मिलित हैं। और इस तरह से 21 को उन्होंने एक तरह से रेजिडुअरी क्लॉज बताया राइट्स के, ठीक है, अवशिष्ट। तो जितने भी अवशिष्ट अधिकार हैं वो सब के सब 21 में सम्मिलित है। और इसके बाद मेनका गांधी ने तो कमाल ही कर दिया। मेनका गांधी के केस ने तो पहले भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट के जो या ह्यूमन राइट का जो कंसेप्ट भारत में आया वो मेनका गांधी के केस के बाद से आया। फर्दर इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 7 जजेस बेंच, अब देखिए उसमें 6 जजेस के बेंच थे और इसमें 7 जजेस के बेंच थे। 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द हॉरिजॉन ऑफ द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी एंड गेव इट द वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग। इसमें उन्होंने जितना मैक्सिमम इसका एक्सपेंशन हो सकता है उतना किया। और इस तरह से कोर्ट ने क्या निर्धारित किया? द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights which go to constitute the personal liberty of a man, and some of them have been raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under article 19 यहाँ सब क्लॉज 1। तो इस तरह से जो खरक सिंह का केस था उसको और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वो सारी बातें इसमें जोड़ दी कि 19(1) में जो राइट दिए गए वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा वैरायटी ऑफ राइट्स जो है वो सब के सब आर्टिकल 21 में सम्मिलित है। तो इस तरह से आर्टिकल 21 19 से अलग नहीं है, बल्कि जो राइट 19 में कवर नहीं होते हैं वो सारे के सारे राइट्स जो है वो आर्टिकल 21 यानी पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत कवर होते हैं, क्योंकि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑफ अ मैन, ये मतलब है आर्टिकल 21 का। तो अगर डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सभी राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत सम्मिलित माने जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? जो खरक सिंह का केस और मेनका गांधी का केस आया उसके तो 4-5 पॉइंट्स में इसे देख लेते हैं। It may be noticed that while in Kharak Singh's case the freedom of Article 91 were excluded from the scope of personal liberty of Article 21, accordingly to Menka Gandhi's decision they are within it and from part of personal liberty। तो जहां पर एक तरफ से सिर्फ ये खरक सिंह के केस में बहुत कुछ लिबर्टी दे दी गई थी, लेकिन खरक सिंह और मेनका गांधी के डिफरेंस क्या है कि खरक सिंह में 19(1) को और 21 को अलग अलग इंटरप्रिटेट किया गया कि 19(1) के तो राइट है ही, लेकिन जो राइट वहां कवर नहीं है वो सब इसमें सम्मिलित है। लेकिन मेनका गांधी के केस में 20 पर्सनल लिबर्टी में ही 19(1) को भी माना गया। उन्होंने कहा कि वो तो जो बहुत ज्यादा, अगर आप पर्सनल मेनका गांधी केस का पूरा जजमेंट पढ़ें तो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ये है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 और दोज राइट विच आर क्रूशियल, वो जो कि बहुत ही फंडामेंटल और मूलभूत है, उसको तो 19 में कवर किया गया 19(1) में, और उसके अलावा वो जितने भी बाकी अधिकार हैं जो कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए आवश्यक है वो सब के सब 21 में आते हैं, रेजुडरी क्लॉज है। और साथ ही साथ उसको उसके जो अधिकार है उसका कर्टेलमेंट भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को भी कैसा होना चाहिए? आर्टिकल 14 के अनुसार एनी ड्यू प्रोसेस और जो नेचुरल जस्टिस है उस पर खड़ा होना चाहिए। यानी इसको हम आगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में डिस्कस करेंगे कि एनी प्रोसीजर का मतलब, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब एनी प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर मींस जस्ट फेयर एंड रीजनेबल है। तो इस तरह से 14, 19 और 21 में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और उन्होंने 19 में जो अधिकार दिए गए उसको भी पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट माना। It does follow that a law depriving a person of personal liberty has not only to stand the test of Article 21, but it must also stand the test of 19.
तो इस तरह से उन्होंने ये कहा कि केवल जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के आधार पर ही नहीं परखना चाहिए, बल्कि 19(1) के आधार पर भी परखना चाहिए। अब ये जो जजमेंट आया, गोपालन का केस, खड़क सिंह का केस और मेनका गांधी का केस, इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 के क्या आयाम निकल के सामने आए, किस तरह से इसका एक्सपेंशन हुआ। हालांकि ये जो पार्ट है ये बहुत ही लंबा चौड़ा है और इस पर काफी पीएचडी तक हो चुकी है, पूरी एक किताब लिखी जा सकती है 500-700 पेज की। लेकिन चूंकि मुझे लिमिटेड लेक्चर्स, लिमिटेड टाइम में लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं इसके कुछ विशेष जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि खास तौर से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है इसका। तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे इसके क्या इफेक्ट आए हैं उसकी चर्चा करेंगे, और एक दो चीजें और देख लेंगे, जैसे राइट टू प्राइवेसी, एक नया राइट जुड़ा है जिसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 21 आफ्टर मनेका गांधी केस। By taking recourse to creative interpretation in Maneka Gandhi case, the expansive meaning of constitutional and human rights has all along been given by court, which has to creation of new rights. तो इस तरह से मनेका गांधी के केस में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, उन्होंने बहुत सारे उसकी ऐसे एक्सपेंसिव मीनिंग यानी उसकी व्यापक अर्थान्वयन किया, जिससे कि बहुत सारे संवैधानिक और मानवाधिकार वो जोड़ दिए सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके माध्यम से नए नए अधिकारों का जन्म हुआ। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी आर डिस्कस्ड फर्दर। इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो आगे के स्लाइड्स में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। आपराधिक न्याय प्रशासन में क्या सुधार हुए इसके माध्यम से। द वाइडेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड of 21 as interpreted by Supreme Court in Menka Gandhi's case affect the criminal jurisprudence in India। भारत में जो आपराधिक न्याय शास्त्र है, आपराधिक विधि शास्त्र है, उसमें मेनका गांधी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 इज वेल एक्सटेंडेड टू ऑर्डर अंडर ट्रायल्स, प्रिजनर्स एंड इवन कन्विक्ट्स। और इसने अंडर ट्रायल यानी विचाराधीन कैदी, प्रिजनर्स यानी कैदी, और इवन कन्विक्ट्स यानी इवन अभियुक्त, इनके राइट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इट हैज बीन रूल्ड दैट अ प्रिजनर्स बी ही अ कन्विक्ट अंडर ट्रायल और अ डेटेन्यू डज नॉट सीज टू बी अ ह्यूमन राइट। इसका ये जो बहुत सारे केसेस आए क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड, इसका ओवरऑल मीनिंग ये रहा कि कोई व्यक्ति भले ही वो कन्विक्ट हो, अंडर ट्रायल हो या डेटेन्यू हो, उसके जो मानवाधिकार है एज ए ह्यूमन बीइंग वो कभी भी समाप्त नहीं होते, यानी एक मानव के रूप में उसके वो अधिकार संरक्षित हैं जो संविधान उन्हें देता है। हाँ, अगर वो अभियुक्त है, अपराधी है, तो उसे दंड जरूर मिलेगा, जो भी न्यायालय दंड मुकर्रर करे, लेकिन वो अभियुक्त के साथ साथ एक मानव भी है। तो अभियुक्त होने मात्र से उसके मानव के रूप में जो अधिकार संरक्षित है संविधान में, वो समाप्त नहीं हो जाते। His conviction does not reduce him into a non-person whose rights are subject to the whims of the prison administration, the court said। यानी न्यायालय ने ये कहा कि उसके जो राइट्स, उसके जो अधिकार दिए गए हैं, वो जेल प्रशासन के मनमर्जी के अनुरूप कम नहीं की जाएंगी, बल्कि नियमानुसार ही अगर उसको उसकी जो कमियां हैं वो कमी की जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो है सामाजिक संबंध खत्म हो जाते हैं, उसकी जेल की जो बाउंड्री है उसके बाहर उसको नहीं निकलना है, तो वो तो परमिसिबल है। लेकिन एक जेल प्रशासन की मनमर्जी से उसको पीटा जाए, उसको बंद कर दिया जाए, उसको अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया जाए, तो ये सब चीजें जो है कहीं भी परमिसिबल नहीं है। ऐसा मेनका गांधी के केस के बाद के जो जजमेंट्स आए हैं उससे ये निकल के आता है। Even when lodged in a jail, the continues to enjoy all the fundamental rights including right to life। यानी जब वो जेल में डाल दिया जाता है, यानी सजा उसकी कंफर्म हो जाती है, तो भी उसके जो मूलाधिकार है वो सुरक्षित रहते हैं और उसका वो उपयोग कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। On being convicted of crime and being
deprived of their liberty in accordance with the procedure established by law, prisoners still remain the residue of constitutional rights. तो उसका जो भी अधिकार उसे डिप्राइव किया जाएगा वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके अधिकारों को कम किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है, छीना जा सकता है। अदरवाइज एक प्रिजनर्स यानी एक जो कैदी है वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको उसके पास होता है और उसको वो उपयोग करने का, प्रयोग करने का अधिकार रखता है। In this context, it may therefore be stated that the Supreme Court, while interpreting Article 21, has laid down a new constitution and prison jurisprudence. और इस तरह से ये जो सारे नियम है, इन नियमों को प्रतिपादित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो आपराधिक विधि शास्त्र है या जो जेल विधि शास्त्र है, कारागार दंड प्रशासन है, उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन किया और बहुत सारे नए प्रतिमान स्थापित किए। The rights or protections recognized for prisoners have been discussed further. तो अब इसमें ये जो ऊपर के रूल्स हैं, ये जो अलग अलग केसेस में दिए गए, इनके माध्यम से कौन कौन से अधिकार एक तरह से डिसाइड किए सुप्रीम कोर्ट ने, ये आगे के स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से, आज तो काफी टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी बात करेंगे। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन है, उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस है, उसके बाद राइट टू अपील है, राइट टू फ्री लीगल एड है। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।